आखिर कितना सार्थक होगा चीनी सामानों का बहिष्कार? आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर और भारतीय लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा अगर चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाए? नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। पिछले कुछ महीनों से भारत और चीन के रिश्तों में तल्खियां बढ़ी हैं। हर एक भारतीय अब चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए प्रेरित हो रहा है। इस अभियान की गूंज इस कदर फैली है कि चीन की दीवार भी हिल गई है। नतीजा ये हुआ है कि चीन का सरकारी मुखपत्र यानी कि ग्लोबल टाइम्स इस अभियान को प्रमोट करने वाले सोनम वांगचुक पर भड़क उठा है। इसके अलावा चीन ने ये सारा आरोप भारतीय मीडिया और कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी ताकतों पर मढ़ दिया है। चीन ने दावा किया है कि भारतीयों के लिए चीन के सामान का बहिष्कार करना असंभव है। आज की तारीख में चीन सामान व्यापक रूप से भारतीयों के जीवन में शामिल है। आखिर किस आधार पर ड्रैगन ऐसे दम भर रहा है? वो कौन से कारण हैं कि चीन ऐसी हेकड़ी दिखा रहा है और भारतीयों को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहा है? हम आज बात करेंगे कि किस हद तक चीन हमारे जीवन में घुस चुका है और तत्काल उसका पूर्ण बहिष्कार कितना संभव है। जो हम बहिष्कार की नीति अपनाने जा रहे हैं वो कितना सकारात्मक होगा और कितना सार्थक होगा हमारे जीवन में, आज हम इसकी बात करेंगे। शुरुआत हम आंकड़ों से करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में साल 2014 में चीनी कंपनियों का निवेश 12,000 करोड़ रुपए था, जो अब 5 गुना बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका है। यानी कि जो उसका 12,000 करोड़ था वो अब 60,000 हो गया है। भारतीय स्मार्टफोन मार्केट का 72% हिस्सा चीनी कंपनियों के कब्जे में है। टीवी के मामले में ये हिस्सेदारी 45% है, जबकि रोजमर्रा के सामानों में ये हिस्सेदारी 70 से 80% तक बताई जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की, जो हमेशा हम सबके हाथों में रहता है। जैसा कि हमने बताया कि करीब 72% भारतीय बाजार पर चीनी स्मार्टफोन का कब्जा हो चुका है। हर कीमत में ये फ़ोन बाजार में उपलब्ध हैं और बाजार की मांग को देखते हुए ये कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट को तैयार करती आ रही हैं। चीनी फ़ोन ब्रांड Xiaomi, Vivo और Oppo भारत के घर घर में लिए जाने वाले नाम हैं। इनके अलावा Lenovo, Huawei, Gionee, OnePlus, Coolpad, टेक्नो, ओनर, जोपो मोबाइल जैसे चीनी ब्रांड्स के सस्ते फ़ोन हर हाथ में देखे जा सकते हैं। ठीक उसी तरह भारत में चीन के स्मार्ट टीवी का बाजार भी 45% है, जबकि इसके विकल्प के तौर पर जो सामान है वो कम से कम 20 से 45% ज़्यादा कीमत से मिलते हैं। मोबाइल डेटा और एनालिटिक्स की प्लेटफॉर्म ऐप एनी की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शीर्ष ऐप डाउनलोड करने का 50% चीनी निवेशों के साथ था, जैसे कि यूसी ब्राउज़र, शेयरइट, टिकटॉक और वीगो वीडियो। इन ऐप्स का ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्रभावशाली यूजर बेस है। मतलब कि भारतीय यूजर ज़्यादा है और प्रभावी रूप से इस पर और इसको यूज करते हैं। रणनीतिक निवेश के जरिए भारतीय कारोबारों में शामिल प्रमुख चीनी फर्मों में अलीबाबा, टेंसेंट और बाइटडांस हैं। अकेले अलीबाबा ग्रुप ने ही बिग बास्केट में $25 करोड़, पेटीएम.com में $40 करोड़, पेटीएम मॉल में $15 करोड़, जोमैटो में $20 करोड़ और स्नैपडील में $70 करोड़ का रणनीतिक निवेश किया है। गेटवे हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ चीनी कंपनियां भारत में अपने निवेश को सिंगापुर, हांगकांग, मॉरिशस के अपने वेंचर्स के माध्यम से करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो आप समझिए, इसको ऐसे समझिए आसान भाषा में। पेटीएम में अलीबाबा का निवेश अलीबाबा सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया गया है। ये भारत के सरकारी डेटा में चीनी निवेश के तौर पर
दर्ज नहीं है। लेकिन ये कंपनी कहाँ की है? चीन की। लेकिन कहाँ से हुआ? सिंगापुर से। इसी तरह एक दूसरी बड़ी चीनी कंपनी टेंसेंट होल्डिंग्स ने भारतीय कंपनियों जैसे कि बायोजू में $5 करोड़, ड्रीम 11 में $15 करोड़, फ्लिपकार्ट में $30 करोड़, हाइक मैसेंजर में $15 करोड़, ओला कैब में $50 करोड़ और स्विगी जैसे घर घर आप जानी जाने वाली ऐप में $50 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये चीनी फर्म इन प्लेटफॉर्म्स की इकलौती मालिक नहीं है। कई भारतीय और गैर चीनी निवेशक इन कंपनियों में से अधिकतर पर मेजॉरिटी कंट्रोल रखते हैं, जिससे उन्हें चीनी या गैर चीनी के रूप में वर्गीकृत करना मुश्किल हो जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में 30 बड़े स्टार्टअप्स में से करीब 18 स्टार्टअप में चीन के निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। भारत की 75 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं, यानी कि 75 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनमें चीन के निवेशकों ने पैठ बना ली है। ये कंपनियां ई कॉमर्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मीडिया और सोशल मीडिया और लॉजिस्टिक की फील्ड में काम करती हैं। एक और प्रमुख चीनी उपस्थिति भारत में है, यानी कि टिकटॉक। टिकटॉक ऐप के रूप में जिसके 20 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हैं भारत में, और इसने भारतीय बाजार में यूट्यूब को पीछे छोड़ दिया है। आप जानते हैं कि टिकटॉक पर अभी हंगामा भी मचा हुआ है। फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कई भारतीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। मसलन ऑटोमोबाइल उद्योग में 40%, मेटालर्जिकल यानी धातु उद्योग में 17%, पावर के क्षेत्र में 7%, निर्माण के क्षेत्र में 5% और सेवाएं या कहे सर्विसेज के क्षेत्र में 4% का चीनी निवेश हुआ है। चलिए अगर अब अन्य क्षेत्रों पर नजर डालें तो आप देखिए कहां पे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चीन कुंडली मारे बैठा है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक बाजार, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आप खरीदते हैं, उसमें 32.02% चीनी निवेश है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स और पार्ट्स के सेक्टर में 17% चीनी निवेश है। ऑर्गेनिक केमिकल के क्षेत्र में 9.83% चीनी निवेश है। चीन के निवेश की ये लिस्ट काफी लंबी है, यानी कि चीनी निवेश भारत में बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 90% कच्चे माल के लिए चीन पर ही निर्भर है। भारत चीन से कई कच्चे उत्पाद यानी कि माल के साथ साथ तैयार उत्पादों को भी आयात करता है। जब चीन से आयात का बहिष्कार करने की बात आती है, यानी कि जब देश भारत चीनी सामानों का बहिष्कार करने की बात कर रहा है, तो केवल तैयार माल के मामलों में किया जा सकता है, लेकिन चीन से कच्चे माल का आयात को अचानक रोका नहीं जा सकता। ऐसा करने पर हमें न सिर्फ पैसों का नुकसान होगा, बल्कि WTO की सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगेगा। और शायद यही वजह है कि बाबा रामदेव कहते हैं कि चीन का भारत की 15 से 20 लाख करोड़ की इकोनॉमी पर कब्जा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत चुपचाप बैठ जाए? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत को चुप नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अचानक से चीनी उत्पादों और रॉ मटेरियल का पूर्ण बहिष्कार भारत के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी खतरनाक साबित हो सकता है। चीन को हराने के लिए एक व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीका इजाद करने की जरूरत है, क्योंकि व्यापार भावनाओं से नहीं होते। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब हम विकल्पों की तलाश कर भारत के उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे, क्योंकि चीन अब सिर्फ मोबाइल और टीवी के बाजार तक ही नहीं सीमित है, बल्कि अब होली के रंगों से लेकर दिवाली की लड़ियों में लटक चुका है। चीन जैसे देश का बहिष्कार ही उसका असली उपचार है। यानी कि बातों का सार यही है कि चीन का बहिष्कार करना गलत बात नहीं, चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना गलत बात नहीं, लेकिन जब तक भारत के पास एक सही रणनीति ना हो, हम जब तक अपने उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा लेते,
जब तक हम अपनी ज़रूरत के सामान को भारत में ही उसका उत्पादन शुरू नहीं कर लेते, तब तक चीन का बहिष्कार सही नहीं है, उनके सामानों का बहिष्कार करना सही नहीं है। आप अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर उनके सामानों का बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास वो सामान अवेलेबल है ही नहीं, तो हम उसका बहिष्कार नहीं कर सकते। जोर क्या दिया जाना चाहिए? जोर इस पर देना चाहिए कि भारतीय उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जाए और भारतीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाई जाए। जो आम लोग हैं, उन्हें सस्ते दामों पर भारतीय उत्पाद उपलब्ध कराया जाए। चीनी सामान इसलिए भी बिकता है क्योंकि उनका सामान सस्ता होता है। यह भारतीय बाजार का और भारतीय सरकार का ये पूरी जिम्मेवारी उनकी है। व्यवसायियों की ये जिम्मेवारी है कि भारतीय उत्पादनों को सस्ते दामों पर भारतीय तक पहुंचाएं, ताकि हम चीन का बहिष्कार जो कर रहे हैं वो सच में सार्थक हो। बाकी देश दुनिया की सरल, सटीक और सत्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।